हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ एस्टेट टीजीटी 2024 हिंदी के पीवाईक्यू। आप सबको पता है कि पीवाईक्यू का कितना महत्व है एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं और आपको ये भी पता लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ से हमारा हिंदी स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए करते हैं। मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं? मयूर से, पर्वत श्रृंखला से, पाहुन से, कोयल की कूक से। इसका राइट आंसर होगा पाहुन से। दयाल सक्सेना की और भी रचनाएं हैं जो आपको याद करना जरूरी है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कुआनो नदी। और एक इनकी रचना है खुंटियों पर टंगे लोग। तो इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं? पल्लव, परिमल, वाणी, शंखध्वनि। इन चारों में से आपको बतानी है कौन सी रचना छायावाद की नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी और डी। वाणी और शंखध्वनि छायावाद की रचनाएं नहीं हैं। पल्लव और परिमल है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। और परिमल किसकी है? निराला जी की। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया है? डर, बीमारी, पृथ्वी की परिक्रमा, चंचल स्वभाव। इन चारों में से बताइए। इसका राइट आंसर होगा बीमारी। चांद से थोड़ी सी गप्पे रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एक शमशेर बहादुर की कविता है अमन का राग, एक पीली शाम, टूटी हुई बिखरी। ये टूटी हुई बिखरी हुई, आप ये भी याद रखना। और शमशेर बहादुर सिंह ने अपने आप को कहा है मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। आगे देखते हैं। नौकर निबंध किसके व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। किसके जीवन को लेकर लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के जीवन को लेके। नौकर निबंध है किसका? आपको ये भी पता होना चाहिए। यह है अन्नू बंदोपाध्याय का। ठीक है, ये भी याद रखना। विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तो चान के विषय में असंगत है। इनमें से जो नहीं है आपको वो बताना है। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्रा थी। ये कूट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा असंगत है। इसका राइट आंसर होगा टू, फर्स्ट और फोर्थ। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है, चीनी भाषा में नहीं लिखी गई।
और इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवाहा है, जो स्वयं इस स्कूल की छात्रा है। नहीं, ये भी गलत है। ये एक जापानी लेखिका के द्वारा लिखा गया है, तेसुको कुरोनागी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2, 1 और 5। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत चुनिए। अलंकार संज्ञा शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण शब्द की रचना हुई है। समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है। संचय संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय जुड़ने से संचित शब्द की रचना हुई है। पुस्तक संज्ञा शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने से पुस्तकीय शब्द की रचना हुई है। इनमें से कौन सा गलत आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा 2। समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है, ये गलत है। छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है और इसमें तर्क दिया गया है। उसमें कवि के निजी संवेदनानुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। ये स्थापना और तर्क दिया गया है। इसमें से आपको ये बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। स्थापना दी हुई है, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है और इसका तर्क है क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। आपको इसमें से बताना है ए गलत है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है। मतलब कि दोनों सही। आप इसमें से बताना आपको। इसका राइट आंसर होगा ए। ये दोनों ही क्या है, गलत हैं। पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। माधुर्य, गुड़शाला, मोती, हतभागी, दशा, ग्रंथ। इनमें से कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर होगा 3, माधुर्य, मोती, हतभागी और ग्रंथ। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। धीर रंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन है। मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के जीवन संघर्षों को रेखांकित किया है। मालवीय ने रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन किया है। इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर होगा 3, वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। ये क्या है, गलत है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। उक्त वाक्य किस रचना का अंश है। जो ये लाइनें दी गई हैं ये बताना है कि ये कौन सी रचना में से लिए गई हैं ये पंक्तियाँ। यह सबसे कठिन नहीं, पानी की कहानी, कदम मिलाकर चलना होगा, बस की यात्रा। इसका राइट आंसर होगा 2, पानी की कहानी। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। ये रचना है यतीन्द्र मिश्र की। ठीक है, ये संस्मरण है। ये किस पे लिखा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे।
आगे देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया के कथन में संगत है। प्रथम कर्म अप्रमाणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। प्रथम और द्वितीय कर्म अप्रमाणीवाचक होते हैं। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्रमाणीवाचक होता है। आपको इनमें से बताना है राइट आंसर क्या है। इसका होगा 4। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्रमाणीवाचक होता है। निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित रचना से सुमेलित कीजिए। जो ये पंक्तियाँ दी गई आपको ये बताने ये किस रचना से ली गई हैं। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। एक कुत्ता और एक मैना से। देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। दो बैलों की कथा से। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। प्रेमचंद के फटे जूतों से। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। तो जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं वो किस रचना से है, इसमें कूट दिया गया है, आपको ये मिलान करके बताना है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा चलिए अब ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर होगा 3rd। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये किससे ली गई है पंक्तियाँ? दो बैलों की कथा से। देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ये किससे ली गई है? एक कुत्ता और एक मैना से। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो बड़ी खातिर हुई और मुझे यह सब सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। ये किससे ली गई है? मेरे बचपन के दिन से। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं मांगते। ये किससे लिया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते से। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर होगा गोस्वामी हित हरिवंश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है? फादर कामिल बुल्के पर। ये रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। प्रत्येक की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अनीय, दर्शनीय, पठनीय, रमणीय। आपको इनमें से बताना है कि अनुचित कौन सा है, कौन सा इनमें गलत है। इसका राइट आंसर होगा 2। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है? कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा, नीम का पेड़ राही मासूम रजा। आपको इनमें से बताना है कौन सा इनमें सही मिलान नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3rd। निराला की ये स्थापना और तर्क दिया गया है। निराला की कविता का समारंभ
मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 है और यह मुक्त वृत्त में है। तर्क दिया गया है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति है छंदों के शासन से अलग हो जाना। आपको ये बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको जूही की कली का प्रकाशन वर्ष पता होगा तो आप इसे आराम से निकाल लोगे। जूही की कली 1926 नहीं है, जूही की कली 1916 में है, तो ये हमारा गलत हो गया। और जो ये तर्क दिया गया है ये सही है। इसका राइट आंसर होगा 2। कारक दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। इनमें से जो अलग है आपको वो बताना है। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ये सबसे अलग है। प्रसाद की रचना आत्मकथ्य के विषय में असंगत है। आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्मकथ्य कविता पैदा हुई है। यह कविता पहली बार 1935 में हंस के आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई है। इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कविता में ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। आपको इनमें से बताना है कौन सा गलत है। राइट आंसर होगा 2। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने आम खाया, ये सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। वह दुकान से आकर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है। धूप के दान और शीला पंख चमकीले रचनाओं के रचनाकार हैं। आपको इसमें से बताना है ये रचनाएं किसकी है। अज्ञेय की, गिरजा कुमार माथुर की, ऋतुराज की, मंगेश डबराल की। इसका राइट आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर। अज्ञेय क्या एक ये प्रयोगवाद के कवि हैं। इनकी रचनाएं है ना, कितनी नाव में कितनी बार, बगंदूत, चिंता, इत्लम, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रवीण के तेवर आजकल बदल रहे हैं। आपको इनमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इसमें ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। जो सही नहीं है आपको वो बताना है। विद्यापति की कविता का स्थाप्य श्रृंगार है उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये किसने कहा, बच्चन सिंह ने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को, ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है। इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से
जाने जाते हैं, ये गलत है। जो इसमें ये कोटेशन दी हुई है ना, ये जो पंक्तियाँ दी हुई किसने कही, ये आप ध्यान रखना, इसको याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, हिंदी के हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य महाकाव्य अधिक लिखे गए। तर्क दिया है, इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक, स्वपन आदि खंड काव्य लिखे गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको पता होगा जो मिलन है, पथिक रचना है, स्वपन है, ये किसकी है। आपको अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप इसका आंसर कर लोगे। ये है रामधारी सिंह दिनकर की। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है। रामधारी सिंह दिनकर की एक और रचना है मानसी, जो फुटकर कविताओं का संग्रह है। आगे काव्य पंक्तियां दी गई हैं, आपको ये बताना है ये किस रचनाकार की है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से है लथपथ, समय बहुत है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। चलो अभीष्ट में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। आपको ये बताना है किस राइटर की है ये कूट दिए हुए हैं, आपको इनमें मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने के उपलों से कुछ कहती जाती है। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की गीत अगीत से। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से है लथपथ, ये किसकी है? हरिवंश राय। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, ये किसकी है? अरुण कमल की। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आगे देखिए, स्थापना और तर्क दिया हुआ है। रीति मुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाशन किया। तर्क दिया है, इस धारा के कवियों की मनोवृत्ति वियोग में अधिक्रमी है, जिसमें भावप्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन है। आपको इसमें सही और गलत बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, क्योंकि जो रीति मुक्त के कवि थे ना, गणानंद हो गया, बोधा ठाकुर, ये सारे क्या थे? रीति मुक्त कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण उदाहरण इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने सारी रचनाएं क्या की? स्वच्छंद होकर लिखी। अब आपको अगर ये पूछ रहा है रीति मुक्त कौन से कवि हैं, तो आपको तीनों कवियों का पता होना चाहिए, रीतिबद्ध भी, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। ये तीन परंपराएं थी। तो रीतिबद्ध का आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं रीतिबद्ध? जो कवि लक्षण और उदाहरण दोनों को ध्यान में रख के कविताएं करते थे, उनको कहा जाता है रीतिबद्ध कवि। और रीतिसिद्ध कवि होते हैं जिन्हें लक्षण और उदाहरण सारी चीज़ों का अच्छे से पता है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी रचनाओं में लक्षणों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ उदाहरण दे देते हैं वो। और रीति मुक्त कौन से कवि हैं? जो
स्वच्छंद होकर रचनाएं करते हैं, उसमें कोई भी लक्षण उदाहरण कोई भी नियम वगैरह नहीं मानते, वो अपने स्वच्छंद होके मुक्त होके अपनी रचनाओं को लिखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर, श्याम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रानंदन पंत, आत्मत्राण, भवानी प्रसाद मिश्र, कठपुतली। आपको ये बताना है कौन सी रचना किसकी है। नीचे कूट दिया हुआ है, इसमें से आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा 2। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना कौन सी है? आत्मत्राण। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी है? श्याम एक किसान। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? पर्वत प्रदेश में पावस। और भवानी प्रसाद मिश्र की है कठपुतली। उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। जो इसमें गलत है उपसर्ग, आपको वो बताने हैं। इसका राइट आंसर होगा 3rd, आदित्य, आधिकारिक, आधिपत्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। जो ये रचनाएं दी गई हैं आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगानी है। ये किसकी रचनाएं हैं? ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं, कहानियां हैं प्रेमचंद की। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कफन और पूस की रात। इसका राइट आंसर होगा 2, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन। बूढ़ी काकी का समय क्या है? 1920 में। शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1924। पूस की रात 1930 और कफन 1936। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी 1936 में है, ये भी याद रखना। गोदान इनका उपन्यास है, वो भी 1936 में ही है। इनकी और एक महत्वपूर्ण कहानी है ईदगाह, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, नमक का दरोगा। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, ये भी याद रखना। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको। बाल मुकुंद गुप्त, करजाना, नाथूराम शर्मा शंकर, स्वर्गो नरक ठिकाना नाही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गर्भरंडा रहस्य, रामचरित उपाध्याय, विचित्र विवाह। आपको इनमें से मिलान करना है कौन सी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर होगा 3rd। इसका राइट आंसर होगा 3rd, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है करजनाना। नाथूराम शंकर शर्मा की रचना है गर्भरंडा रहस्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है स्वर्गो नरक ठिकाना नाही। रामचरित उपाध्याय की रचना है विचित्र विवाह। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है गंगा लहरी, ये याद रखना। और रामचरित उपाध्याय की है राष्ट्र भारती, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। आप यहाँ आइए, जिससे भी देखती हूँ वही व्यस्त है। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। इसका राइट आंसर होगा इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। ये क्या है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग
हुआ है। इनमें से कौन सा विकल्प गुण स्वर संधि युक्त शब्दों का संकुल नहीं है? जिनमें स्वर संधि नहीं है आपको ये बताना है इसमें से। इसका राइट आंसर होगा 4। निम्नांकित साहित्यिक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो ये रचनाएं दी गई हैं उसमें से बताना है किस राइटर की है। मेघना का निर्णय चल खुसरो गर आपने, राही मासूम रजा। पांचवा पहर, सब देश पराया, मिथिलेश्वर। आधा गांव, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, गुरदयाल सिंह। सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण। आपको इनमें से बताना है कौन सी रचना किसकी है। नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में बताना आपको। मिलान कीजिए इसमें। इसका राइट आंसर होगा 2। मेघना का निर्णय चल खुसरो गर आपने, ये किसकी है? मिथिलेश्वर की। पांचवा पहर, सब देश पराया, ये किसकी है? श्री राम शर्मा की। आधा गांव, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये किसका है? राही मासूम रजा। सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, ये किसकी है? सेवाग्राम की डायरी और 42 के संस्मरण, ये किसकी है? ये श्री राम के। सॉरी, 1 मिनट मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। इसका राइट आंसर है 2। मेघना का निर्णय चल खुसरो गर आपने, ये किसकी है? मिथिलेश्वर। पांचवा पहर, सब देश पराया, गुरदयाल सिंह। आधा गांव, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, राही मासूम रजा। और सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के समय, ये है श्री राम शर्मा। ये पात्र और रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा पात्र किस रचना का है। महंत पुलिस इंचार्ज टोपी शुक्ला। मास्टर प्रीतमचंद हेडमास्टर शर्मा, सपनों के सेवे दिन। राम दुलारी सैयद जरगाम मुर्तुजा, हरिहर काका। अमीरुद्दीन समूद्दीन, नौबत खाने में इबादत। इनका मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 3। महंत पुलिस इंचार्ज, ये किसके पात्र हैं? हरिहर काका। मास्टर प्रीतमचंद और हेड मास्टर किस रचना के पात्र हैं? सपनों के से दिन। राम दुलारी सैयद जरगाम मुर्तुजा, ये किसके हैं? टोपी शुक्ला के। अमीरुद्दीन समूद्दीन, ये किसके हैं? अमीरुद्दीन समूद्दीन किसकी है? नौबत खाने में इबादत। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में संगत कथन हैं। आपको आदिकाल की विशेषताओं में जो सही है आपको वो बताना है। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार जैन कवि अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। नाथ परंपरा में जलंधर नाथ के गुरु मस्तेंद्र नाथ माने जाते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का गोरखनाथ की शिष्य परंपरा से कोई संबंध नहीं है।
जैन काव्य ग्रंथों की दोहो चौपाइयों की परंपरा आगे सूफियों की प्रेम कहानियों, तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास आदि रचनाओं में पाई जाती है। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है 4। जैन काव्य ग्रंथों की दोहो चौपाइयों की परंपरा आगे सूफी कवियों की प्रेम कहानियाँ, तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास आदि रचनाओं में पाई जाती हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? आपको ये पत्रिकाएं दी गई हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही लगानी है। ये जागरण, माधुरी, विशाल भारत और साहित्य संदेश। जो इसमें से सही है आपको वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा 3, माधुरी, विशाल भारत, जागरण और साहित्य संदेश। बाणभट्ट के विषय में असंगत है, जो इसमें से गलत है वो बताना है। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार, समीक्षक व नाटककार थे। भट्ट जी ने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी हैं। भट्ट जी ने बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन उनके उल्लेखनीय प्रहसन हैं। ईश्वर भी क्या ठिठोल है उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। आपको इसमें से जो गलत है वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा 2। सेकंड और 5। भट्ट जी ने दैनिक जीवन की घटना और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी है, ये गलत है। ईश्वर भी क्या ठिठोल उनकी महत्वपूर्ण कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये इनका निबंध है। इसका राइट आंसर होगा 2। मानकीकृत देवनागरी लिपि व वर्तनी के अनुसार अमानक रूप है। मिलाकर, स्थायी, दायित्व, दूध वाला। इसका राइट आंसर होगा स्थायी। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी उक्त कथन किस साहित्यकार का है? आपको ये बताना है जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये किस विद्वान ने कही हैं। इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वहाँ से ली गई है।